नमस्कार साथियों। नमस्कार प्यारे विद्यार्थी। आज हम बात करेंगे बच्चों एक नए चैप्टर पर, एक नई थ्योरी पर। विद्यार्थी थ्योरी का नाम है सर्किल। सर्किल आपको पता ही है, ऐसा कोई वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं जहां पर ज्योमेट्री पूछी जाती है और सर्किल का क्वेश्चन ना आता हो। क्वेश्चन की तो छोड़ो, कई क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए हम सर्किल को बिल्कुल तह तक जाकर पढ़ेंगे और बिल्कुल छोटी छोटी बारीकियों पर भी हम डीप में चर्चा करेंगे। क्लियर है मेरे भाई? देखेंगे बच्चों सर्किल वृत्त। पहली तो बात ये कि ये जो सर्किल है बच्चों, वो सबसे बड़ा पॉलीगन है, क्योंकि ये इसकी जो परिधि है उस पर आप चाहें तो अनंत रेखाखंड एज्यूम कर सकते हैं। क्लियर है? सर्किल सर्किल के बारे में दो चार बातें वो हम सीख लेते हैं। पहली बात, जैसे कि मैं आपसे पूछूं एग्जैक्टली सर्किल पे केंद्र पर जो एंगल बनता है बच्चे, वो जो एंगल बनता है मेरे भाई, एंगल बनता है केंद्र पे, वो बनता है 360 डिग्री का। आप मेरी बात समझ गए? सर्किल के केंद्र पर जो एंगल बनता है बच्चे, वो बनता है 360, 360 डिग्री का बनता है। दूसरी बात मेरे भाई, हम बात करें कि सर्किल की जो रेडियस होती है, सर्किल की, जैसे जैसे मैं एक सर्किल बनाता हूं बच्चे, जैसे अब मैं ये बात करूं, ये तो इसका सेंटर है। क्लियर है मेरे भाई? सर्किल की ये जो है, ये कहलाती है जीवा। जीवा क्लियर है? जिसे कोल्ड भी कहते हैं। विद्यार्थी ये भी जीवा कहलाती है, ये भी जीवा ही है, लेकिन इसका हमने अलग से नाम दे दिया। अलग से नाम क्यों दिया बच्चों? क्योंकि ये जो है वो सेंटर से पास हो रही है, तो सेंटर से पास होने वाली जीवा को हम डायमीटर भी कह देते हैं। आप मेरी बात शायद समझ पा रहे होंगे। है तो ये जीवा ही, लेकिन इससे हम डायमीटर इसलिए कह देते हैं बच्चों, इसलिए व्यास कह देते हैं क्योंकि ये केंद्र से पास हो रही है, अन्यथा यही जीवा भी है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि जो व्यास है वो है क्या एग्जैक्टली, तो व्यास सबसे बड़ी जीवा है। क्लियर है मेरे बच्चे? अगर मैं यहां से और यहां तक की दूरी पूछूं, मतलब है परिधि और सेंटर के बीच की दूरी है, वो कहलाती है बच्चे रेडियस। इतनी बात आपको आती होगी। और ये जो कहलाता है बच्चों डायमीटर, जिसे आप सबसे बड़ी जीवा भी कहते हैं, वो होती है दोगुनी त्रिज्या की। 2r इज इक्वल टू होता है बच्चे डायमीटर। क्लियर है? और ये जो एरिया है, ये जो जिसपे हम, जो बाहर की बाउंड्री है, इसे कहते हैं सरकमफेरेंस, मतलब है परिधि। हम इसकी चर्चा करेंगे विद्यार्थी, कैसे ये काम करती है। केंद्र पे बनने वाला एंगल होता है 360 डिग्री। बच्चों ये जो आपको ये जगह दिख रही है ना, ये वाली जगह, जैसे ये चाप कह सकते हैं इसे। यहां से यहां तक ये क्या कहलाता है? चाप कहलाता है, आर्क। और ये चाप ले लो या फिर ये जीवा ले लो, ये दोनों एक जैसे ही हैं। या तो आप ये जीवा लेके कोई बात कह दो, या फिर इतना चाप लेके कोई बात कह दो, तो ये दोनों एक ही बात है। जैसे मैं ये जीवा पकड़ लूं, या मैं इतना सा चाप पकड़ लूं, इतना सा चाप ले लूं, तो ये दोनों एक ही बात है। क्लियर है? ये वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है वृत्तखंड। छोटा वाला हिस्सा है ये, क्योंकि ये छोटा वाला हिस्सा है इसीलिए ये लघु वृत्तखंड कहलाता है। लघु वृत्तखंड कहलाता है। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा बच गया, ये कहलाता है दीर्घ वृत्तखंड, बड़ा वृत्तखंड। क्लियर है मेरे भाई? नीचे वाला कहलाता है छोटा वृत्तखंड और ऊपर वाला कहलाता है बड़ा वृत्तखंड। इतनी सी बात क्लियर है? आप जानते ही होंगे एरिया इसका क्या होता है। आप ये भी जानते ही हैं, किसी भी सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर, या फिर आर के स्थान पे आप लिख सकते हैं पाई d/2। त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है, इसका अगर स्क्वायर करेंगे बच्चे तो ये निकल के आ जाता है मेरे भाई पाई d²/4। आप समझ गए होंगे मेरी बात। पाई आर स्क्वायर बोल दो या फिर पाई d²/4 बोल दो। अगर मैं पूछूं इसकी परिधि क्या होती है, सरकमफेरेंस क्या होती है बेटा, तो इसकी जो परिधि होती है बच्चे, परिधि होती है वो होती है 2πr, या फिर 2r के स्थान पर अगर आप d लिखते हैं बच्चों, तो ये हो जाती है पाई गुणा डी। डी का मतलब है व्यास। क्लियर? इतनी सी गणित क्लियर है। अब हम इसकी कुछ और बातों पे आज चर्चा कर रहे हैं और देखते हैं विद्यार्थी कैसे काम करती हैं चीजें। जैसे मैं आपसे पूछूं मेरे बच्चे, जैसे हमने एक सर्किल खींच दिया, जैसे इसमें आता है सर्किल तो अच्छा सा बना लेते हैं। हमने एक सर्किल खींच दिया बच्चे, और इस सर्किल पे इसे हमने दे दिया सेंटर। इसे क्या दे दिया? सेंटर पॉइंट दे दिया। और बच्चे हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये इसका व्यास है। क्लियर है? ये इसका व्यास है। तो आप ध्यान रखना मेरे भाई, ये इसकी प्रॉपर्टी है। सर्किल की कुछ प्रॉपर्टियों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो अगर ये व्यास है बच्चे, तो
व्यास के द्वारा कोई भी ट्रायंगल जैसे बनने लग रहा है, जैसे ये ट्रायंगल बना तो यहाँ जो एंगल है, या फिर ये ट्रायंगल हमने बनाया तो यहाँ जो एंगल है, या ये ट्रायंगल हमने बनाया यहाँ जो एंगल है, तो आप ये समझ लेना कि ये अगर व्यास के बराबर हमने चाप लिया है, इतना सा हमने चाप लिया है, या इसे अर्धवृत्त भी कह सकते हैं, अर्धवृत्त की बराबरी तो चाप लिया है हमने, तो यहाँ पर जो बनने वाले सारे एंगल हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो कितने डिग्री होती है, 90 डिग्री। पहली प्रॉपर्टी आप ये याद रखें। दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बच्चों हम चर्चा करें, जैसे हमने एक सर्किल खींचा, फिर से देखें हमने क्या खींचा बच्चे, एक सर्किल खींचा, और सर्किल में हमने क्या काम करा बच्चे, जैसे ये इसका सेंटर पॉइंट है सर्किल का, दिस इज द सेंटर पॉइंट। अब हमने क्या काम करा कि बच्चे यहां से एंगल बनाया, यहां से एंगल बनाया, और ये एंगल है 2 थीटा। अब मैं तुमसे पूछूं ये जो 2 थीटा एंगल बनाए वो किसके द्वारा बनाए, तो आप कह सकते हैं इतने चाप के द्वारा बनाए, या तो आप ये कह सकते हैं, या आप चाहो तो ये भी कह सकते हैं इतनी जीवा के द्वारा बनाए। ये जीवा है या फिर ये चाप है, एक ही बात है। आप मेरी बात समझ गए। इस चाप के द्वारा जो सेंटर पे एंगल बनाए वो 2 थीटा है, तो इसी चाप के द्वारा अगर परिधि पे एंगल बनाएंगे, कहीं भी बनाए तो वो थीटा आएगा। आप मेरी बात समझ पाए। यहाँ बनाएं या फिर आप यहाँ बनाएं, वो सारे एंगल कितने आएंगे, थीटा आएंगे, या फिर आप यहाँ बनाएं वो सारे एंगल थीटा आएंगे। कुल बात इतनी है बच्चे कि यदि सेंटर पे, केंद्र पे अगर एंगल आप बना रहे हैं और केंद्र वाले एंगल की वैल्यू अगर 2 थीटा है, तो परिधि पर जो एंगल बनने लग रहा होगा बच्चे उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी थीटा। और अगर परिधि पर थीटा है तो सेंटर पर कितना होगा, 2 थीटा। दोनों बातें मैंने उल्टी और सीधी दोनों बोल दी हैं। क्लियर है मेरे बच्चे। अगर सेंटर पर 2 थीटा है तो परिधि पर बनेगा थीटा, और अगर परिधि पर थीटा है तो सेंटर पर 2 थीटा। कुल बात यह है कि केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का जस्ट डबल होता है। क्लियर है प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी आपने ये देख ली कि अर्धवृत्त में बना कोण, ये जो एंगल है बच्चे अर्धवृत्त में जो बन रहे हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। दूसरी बात, केंद्र पर जो कोण बन रहा है, केंद्र पर जो कोण बन रहा है अगर वो 2 थीटा है तो परिधि पे बना कोण उसका जस्ट आधा होता है। एक बात। अगर अगली बात हम सीखेंगे बच्चे, जैसे कोई सर्किल है, जैसे हमने कोई सर्किल खींचा और इस सर्किल में हमने क्या काम करा बच्चे, ध्यान से देखना थोड़ा सा। ये इसका सेंटर पॉइंट है इस सर्किल का। क्लियर है। हमने एक जीवा खींची, ये हमने एक जीवा खींची और जीवा का नाम दे दिया ए बी, जीवा का नाम ए बी दे दिया। अब बहुत ध्यान से देखना बच्चों, इससे इसे मिला दिया और इससे इसे मिला दिया, ओ ए बी। आपको एक ट्रायंगल दिखाई देने लग रहा होगा, मैं बड़ा सा बना लेता हूं, आप फिर से देख लें। ओ ए बी एक ट्रायंगल दिखाई देने लग रहा होगा बच्चे। देखें मेरे भाई, ये देखें, ये इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और यहां से हमने ये बनाया और ये बनाया, ये हमने एक जीवा बना ली ए बी। क्लियर है मेरे भाई। ये हमने क्या बना ली, एक जीवा बना ली ए बी। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि ये जो है और ये जो है क्या ये बराबर होंगी, तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल बराबर होंगी, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है, ये बिंदु हमने ओ दे दिया। अब बच्चों मैं तुमसे ये पूछ रहा हूं कि अगर ओ बिंदु से, मतलब है केंद्र से, इसकी जीवा पे मैं लंब डाल दूं, क्या डाल दूं बेटा, इसकी जीवा पे मैं लंब डाल दूं मेरे भाई। कहाँ से, सेंटर से इसकी जीवा पे मैंने अगर लंब डाल दिया बच्चे, बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, तो लंब डाला इसका मतलब ये 90 डिग्री है। अगर लंब डाला है तो ऑब्वियसली वो 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है और आप मुझे बताना, इस बिंदु को मैंने ओडी नाम दे दिया, तो अब मैं तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूं, आप ये देखना जरा। त्रिभुज ओ ए डी एंड त्रिभुज ओ बी डी में मैं दो त्रिभुजों की थोड़ा सा तुलना करने वाला हूं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ओडी बराबर है ओडी के, ओडी ओडी मतलब है ये कॉमन साइड है, ओडी इस वाले ट्रायंगल में भी है और ओडी उस वाले ट्रायंगल में भी है, दोनों में एक भुजा कॉमन है। दूसरी बात, एंगल डी बराबर है एंगल डी, क्योंकि लंब है तो 90 डिग्री का है उस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी। और रेडियस आर बराबर है रेडियस आर के, इसका मतलब है 90 डिग्री का एंगल बराबर है रेडियस आर। ये कर्ण का काम कर रही है, क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि राइट एच एस आर एच एस मतलब है राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड, इस रूल से त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम होगा। आर एच एस का रूल होता है ना सर्वांग क्षमता का, आपने पढ़ा होगा। त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ओ बी डी के। अगर ऐसा है बेटा तो इसका मतलब है ओ ए बराबर होगी ओ बी के, ए डी
बराबर होगी बीडी के और ओडी बराबर होगी ओडी के। क्लियर है। दूसरी बात, कोण ओ बराबर होगा कोण ओ के, कोण ए बराबर होगा कोण बी के और कोण डी बराबर होगा कोण डी के। ऐसा होगा कि नहीं होगा बच्चे? आप मेरी बात समझने मेरे भाई, कोण ए ये वाला जो एंगल है इस वाले एंगल के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। कौन से वाला एंगल? कोण ओ और कोण ओ, ये तो आपस में बराबर हैं। ये अल्फा है तो ये भी कितने का होगा? अल्फा का होगा। एक बात तो आप ये समझें। दूसरी बात आप ये समझें बच्चों के एडी जो है वो बीडी के बराबर होगी। हाँ या ना? एडी जो है वो किसके बराबर होगी बेटा? बीडी के बराबर होगी। आप मेरी बात समझ पाए? कहाँ लिखा है एडी बराबर बीडी है? क्यों? क्योंकि ये जो दोनों त्रिभुज हैं वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। दोनों त्रिभुज कैसे? सर्वांग सम है। तो ये एडी जो है बच्चे वो बीडी के बराबर होगी। इसका मतलब है, ये मैं हिंदी में इस बात को कहूं तो हिंदी में ये वाली बात क्या होगी बेटा? हिंदी में ये वाली बात होगी मेरे भाई, हिंदी में ये वाली बात क्या होगी बच्चे? देखें, हिंदी में ये वाली बात ऐसे कह सकता हूं मैं इस वाली बात को कि यदि केंद्र से जीवा पर केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए, केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वह, केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। वह किससे मेरे भाई? वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। क्लियर है? बराबर भागों में बांटता है। ये वाली बात आप यह ध्यान रखना। केंद्र से अगर जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। आप ये याद रखना मेरे बच्चे कि जो एडी है वो बीडी होगी। ये प्रॉपर्टी हमेशा याद रखना कि यदि किसी केंद्र से जीवा पर लंब डाला जाए तो वह जीवा को दो बराबर के भागों में बांट देता है। क्लियर है? एक ये प्रॉपर्टी थी बच्चे। और दूसरी अगर हम प्रॉपर्टी पढ़ें बेटा, पहले इसके बारे में देख लेते हैं और ये क्या क्या कहता है सर्किल। क्लियर है? सर्किल के बारे में देख लेते हैं और क्या क्या कहता है ना। दो तीन प्रॉपर्टी हमने पढ़ ली, एक एक बात समझ लेंगे। दुनिया का सबसे बड़ा पॉलीगन है, वृत्त की सबसे लंबी जीवा व्यास कहलाती है। ये जो है ये व्यास है, लेकिन इसे आप जीवा भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्दी के एक छोर से उस छोर तक जा रही है। व्यास जो है वो त्रिज्या का दोगुना होता है। पर्दी 2πr आप जानते हैं, एरिया आप जानते हैं। कोई भी जीवा द्वारा पर्दी पर बना कोण, बच्चों इसे जीवा द्वारा भी कह सकते हैं या फिर चाप द्वारा भी कह सकते हैं, क्योंकि जीवा और चाप एक ही बात है। जैसे ए भी आपको जीवा दिखाई दे रही है तो ये जो है वो चाप कहलाएगा, ए से सी तक। हाँ या ना? कोई भी जीवा या फिर चाप, कोई भी जीवा या चाप द्वारा पर्दी पे बना कोण उसी जीवा द्वारा केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। कैसे कहना चाह रहा हूं कि जैसे आपको ये एसी दिखाई देने लग रहा है, एसी दिखाई देने लग रहा है मेरे भाई, एसी ये चाप ए से लेकर सी तक का ये जो चाप है, ये अगर पर्दी पर थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है तो इसी चाप को लेके यहाँ एंगल बनाया जाएगा तो 2 थीटा बनेगा। और यहाँ से यहाँ भी बनाया जाएगा तो भी थीटा बनेगा, और यहाँ से यहाँ भी बनाया जाएगा तो भी थीटा बनेगा। समान चाप द्वारा कितने भी कोण बनाए जाएं, अगर चाप समान है या जीवा समान है तो सारे एंगल समान होते हैं। और वो सारे एंगल जो होते हैं बच्चों मैं कह चुका हूं किसके बराबर होते हैं? वो केंद्र के बने कोण के जस्ट आधे के बराबर होते हैं। ये आप जानते हैं पहले से। क्लियर है मेरे भाई? अब मैं छोटी सी बात करूं, कोई भी जीवा द्वारा पर्दी पर बना कोण उसी जीवा द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। ये आप जानते हैं। समान वृत्तखंड में पर्दी पर बने सभी कोण आपस में समान होते हैं। मैंने अभी बताया है। यहाँ बनाऊं, देखो ये बनाया हुआ है थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा और ये भी थीटा। क्यों? क्योंकि इन सब में ये जो है ली है ये वाला, ये जो ऊपर का वृत्तखंड है ये दीर्घ वृत्तखंड है बच्चों। बहुत ध्यान से देख लेना, ये कौन सा वृत्तखंड है बच्चे? दीर्घ वृत्तखंड है। क्लियर है मेरे भाई? ये दीर्घ वृत्तखंड है। और ये नीचे का जो वृत्तखंड है ये लघु वृत्तखंड है, छोटा है ना इसलिए लघु वृत्तखंड है। मतलब दो अलग अलग वृत्तखंड है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। विद्यार्थी ऊपर वाले वृत्तखंड में जितने भी एंगल बन रहे हैं वो सारे एंगल समान हैं, लेकिन अगर यही इसी चाप द्वारा नीचे के वृत्तखंड में कोई एंगल बना दूं तो अगर ये थीटा है तो विद्यार्थी ये ध्यान रख लेना ये होगा 180 माइनस थीटा। आप मेरी बात समझ पाए? अगर ये एंगल अलग अलग वृत्तखंड में बनेंगे तो इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे ये जो बने हैं वो तो समान वृत्तखंड में बने हैं तो सबकी वैल्यू थीटा थीटा थीटा, लेकिन इधर जो बने हैं जैसे एक ये बन गया, एक और मैं बना दूं तो ये भी 180 माइनस थीटा ही होगा।
क्योंकि ये इससे उस पार है और ये इससे इस पार है। आप मेरी बात समझ गए? समान वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं, लेकिन अगर दूसरे वृत्तखंड में बने हैं तो इधर थीटा है तो इधर 180 माइनस थीटा होगा। क्लियर है मेरे बच्चे? एबी जीवा द्वारा अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री होता है। ये मैं बता चुका हूं कि अगर ये सेंटर है ओ, तो ये आधे से उसमें बना है जो कोण, आधे में मतलब है चाप जो लिया वो व्यास के बराबर लिया है। इसका मतलब है आधे सर्कल की हम बात कर रहे हैं। तो जितने भी एंगल बनेंगे बच्चे वो कितने डिग्री के बनेंगे? हमेशा 90 डिग्री के बनेंगे। ये बहुत काम की बात है, आप ये याद रखना। और चक्री चतुर्भुज एग्जैक्टली क्या होता है बच्चे, कि जैसे हम कोई सर्किल उठा लें, कोई सर्किल ले लें, जैसे हमने एक सर्किल ले लिया और ये सर्किल ले लिया बच्चे। क्लियर है? अब हमने क्या किया, इस सर्किल में एक चतुर्भुज बिठा दिया, इसी सर्किल में क्या बिठा दिया, एक चतुर्भुज बिठा दिया। जैसे हमने यहां से लेकर और इसे ये घुमा दें, घूमेगा कि? चलो कोई नहीं, और ये डिलीट कर देता हूँ मैं वापस से। और ये ऐसे कोई सर्किल ले लिया इसमें, है ना? ये कैसे बैठ रहा है? ठीक है, ये बैठ ही नहीं रहा मुझसे, तो वापस देख लें आप। जैसे कोई सर्किल ले लिया हमने और उस सर्किल में क्या करा बच्चे, उस सर्किल में हमने एक चतुर्भुज बना दिया। जैसे ये चतुर्भुज बना दिया सर्किल के अंदर, है ना? सर्किल के अंदर क्या बना दिया, चतुर्भुज बना दिया भैया। कोई भी चतुर्भुज बना दिया, जैसे ये रहा, ये रहा, ये रहा और ये रहा। तो आप देखेंगे चतुर्भुज के जो चारों कोण हैं, चारों जो कोण हैं वो सर्किल की परिधि पर है। अगर चारों एंगल सर्किल की परिधि पर हैं बच्चे, चारों एंगल अगर सर्किल की परिधि पर हैं, चारों एंगल कहां पर हैं? सर्किल पे हैं। चारों एंगल अगर सर्किल पर हैं तो वो कहलाता है विद्यार्थी चक्री चतुर्भुज। चक्री चतुर्भुज का मतलब है चतुर्भुज के चारों ओर चक्कर लगाया हुआ है, तो वो चक्री चतुर्भुज कहलाता है विद्यार्थी। आप ये ध्यान रख लेना। अब मैं तुमसे पूछूं, अगर चक्री चतुर्भुज की कंडीशन क्या होती है? अगर उसमें ये एंगल थीटा है तो ये जो एंगल होता है वो 180 माइनस थीटा होता है, और अगर ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल होता है वो 180 माइनस अल्फा होता है। कुल जमा बात आपको इतनी सी याद रखनी है मेरे भाई कि चक्री चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, जो सम्मुख कोण समझते हैं आप, आमने सामने के जो कोण होते हैं, सम्मुख कोण। चक्री चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं बच्चे, उनका योग जो होता है, चक्री चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं, उनका जो योग होता है वो कितना होता है? हमेशा उनका योग हमेशा 180 डिग्री होता है। मतलब है इस वाले एंगल में अगर ये वाला एंगल जोड़ दूं तो दोनों का योग जो आएगा वो 180 डिग्री आएगा। चक्री चतुर्भुज की मोटी बात आप याद रख लें। क्लियर है मेरे भाई? और यही उसने कहा है कि चक्री चतुर्भुज में आमने सामने, आमने सामने का मतलब है इसके सामने ये वाला ए है तो ए के सामने सी आएगा, ए है तो ए के सामने सी आएगा। आमने सामने के कोणों का योग जो होता है बच्चे वो 180 डिग्री होता है। उसके चारों शीर्ष परिधि पर टिके होते हैं। अलग अलग वृत्तखंड में बने आमने सामने के कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है, ये भी आप जानते हैं। क्लियर है मेरे भाई? इतनी सी बात हमने बता दी। समान वृत्तखंड में परिधि पर बना कोण केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। ये 56 बार मैं बता चुका हूं। अगर यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा होगा। लेकिन आप ये देख लेना बच्चे कि ये जो वृत्तखंड है वो सेम होना चाहिए। जैसे ऊपरले हिस्से में ही तो केंद्र पे कोण बनाए और ऊपरले हिस्से में ही जो एंगल बनाए बच्चे वो परिधि पे बनाए। फिर से सुन लीजिए आप ध्यान से, ये जो परिधि पे एंगल बनाए वो भी बड़े वाले वृत्तखंड में बनाए, और जो सेंटर पे कोण बनाए वो भी बड़े वाले वृत्तखंड, मतलब इस नदी के उस पार बनाए। क्लियर है? तो अगर ऐसा है तो वो उसका आधा होगा, ऐसा नहीं है तो फिर वो नहीं होगा। यदि किसी वृत्त की जीवा पर केंद्र से लंब डालें तो वह उस जीवा को 2 बराबर भागों में बांटता है। इससे मैंने प्रूफ भी करा दिया। आरएचएस से ये वाली बात प्रूफ होती है बच्चे। राइट, ये वाले ये जो है ना आरएचएस मतलब है, आरएचएस का मतलब तो आप जानते ही होंगे, राइट एंगल, राइट एंगल। दूसरी जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस, और तीसरी जो है वो कोई सी एक भुजा। अगर ये नियम लगता है बच्चों, या तो एक तो 90 डिग्री का कोण होना चाहिए, दूसरा जो है वो कर्ण क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब देखो बच्चों, इस वाले त्रिभुज में ये एंगल भी 90 है और इस वाले में भी 90 है। इस वाले में 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण है और ये भी क्या है? कर्ण है। कर्ण भी कैसी है? समान है। और ये जो भुजा है ओडी, ओडी कैसी भुजा है? कॉमन भुजा है।
अगर ऐसा है मेरे भाई, अगर ऐसी बातें हैं तो त्रिभुज ओएडी और त्रिभुज ओबीडी दोनों कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। और अगर सर्वांग सम हो गए बच्चे तो उसमें एवरीथिंग मतलब है, जैसे अगर दोनों सर्वांग सम है तो ये अल्फा होगा तो ये अल्फा होगा, ये 90 है तो ये भी 90 है, और ये बीटा है तो ये भी क्या होगा? बीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? वैसे भी देख लें, आर के सामने का बीटा है तो इसमें भी आर के सामने का बीटा है। खत्म बात। आप मेरी बात समझ गए? और ये जो भुजा है एडी वो बराबर होगी बीडी के बराबर। बस इतनी बात याद रख लेना कि जीवा पर जब लंब डाला जाता है तो वो जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। इतनी गणित आपको बस अपने दिमाग में क्लियर रखनी है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा क्या होती है मेरे भाई? स्पर्श रेखा क्या होती है, आप ये वाली बात पूछी जाए तो स्पर्श रेखा एग्जैक्टली क्या है बच्चे? किसी भी वृत्त को, किसी भी वृत्त को, जैसे हमने कोई वृत्त बनाया और इसे टच करने वाली कोई रेखा है, इसे टच कर दे, बस ऐसे थोड़ी सी टच कर दे, मतलब बस एक बिंदु लगा दे, एक डॉट लगा दे ना, तो वो भी क्या है? स्पर्श रेखा ही है। जैसे ये एक स्पर्श रेखा है, टच हो गई मतलब स्पर्श रेखा है। जैसे यहाँ एक बिंदु हमने लगा दिया और ये क्या है? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखाएं कितनी खींची जा सकती है इस हिसाब से? तो स्पर्श रेखाएं तो भैया अनंत खींची जा सकती हैं। आप याद रख लेना, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दूसरी बात क्या याद रखनी है? अगर इससे केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला दूं या केंद्र से स्पर्श रेखा को मिला दूं तो आप ध्यान रख लेना हमेशा इस जगह 90 डिग्री का कोण बनेगा। मतलब है स्पर्श बिंदु पर, स्पर्श जो बिंदु है ना, स्पर्श बिंदु पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आप याद रख लेना, क्योंकि इसके याद के बगैर काम नहीं चलेगा। प्रॉपर्टियां वो हमें याद रखनी ही पड़ेंगी। अगर यहाँ से ये सेंटर है, ये क्या है बच्चे? केंद्र है। अगर केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिला दूं तो स्पर्श बिंदु पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? तो एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्लियर है मेरे भाई? देख लेते हैं और वो क्या कह रहा है। हाँ, ये रहा, यदि स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिला दूं तो स्पर्श बिंदु पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। ये वाली बात ध्यान रखें। एक वृत्त में अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये बस ये जो बिंदु है वो स्पर्श बिंदु है, और बस एक बार टच हो जाए तो वो स्पर्श रेखा ही कहलाती है। क्लियर है मेरे भाई? इतनी सी गणित क्लियर है। अब मैं तुम्हें एक थ्योरम समझाता हूँ, वो थ्योरम देखें क्या है। थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना, एक ही बार में समझ आ जाएगी। देखें बच्चे, जैसे हमने एक सर्किल बनाया, बना दिया सर्किल। अब सर्किल बनाने के बाद बच्चे हमने क्या करा कि इस पर एक स्पर्श रेखा खींची। देखना आराम से समझ आ जाएगी, धीरे धीरे हम चल रहे हैं। हमने क्या खींची बच्चे? एक स्पर्श रेखा खींची। क्लियर है मेरे भाई? स्पर्श रेखा खींचने के बाद ये क्या कहलाएगा? ये स्पर्श बिंदु कहलाएगा। क्लियर है? ये स्पर्श बिंदु कहलाएगा। अब हमने क्या करा? इस स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींच दी। क्या खींची बेटा? एक जीवा खींची। जीवा खींच लेते हैं। क्या खींची है मेरे भाई? हमने एक जीवा खींच ली। अब हमने क्या करा बच्चों? ये जो है, जैसे मैं तुमसे बात करूं, ये क्या? इसका सेंटर है, ये सेंटर है इसका O। क्लियर है? इस O सेंटर को हमने, अगर मैं एक और जीवा खींची, बच्चे ध्यान से देखना है ना, मैं सारी बातें बताता हूं। एक और जीवा खींची हमने ऐसी। क्लियर है? कहां से? इस बिंदु से। कौन से बिंदु से मेरे बच्चे? तो स्पर्श बिंदु से हमने एक, स्पर्श बिंदु ये था, यहां से हमने एक जीवा इधर खींची और यहां से एक जीवा इधर खींची। और बच्चे अगर मैं इन दोनों को ऐसे मिलाऊं तो मैं कहने ये वाला हूं कि बच्चों यहां जो एंगल बनेगा, अगर मैंने यहां एंगल 90 थीटा बनाया है, वापस से समझेंगे, कोई जल्दी है नहीं। अगर हमने यहां जो एंगल थीटा बनाया है बच्चे, तो यहां पर जो एंगल होगा वो भी क्या होगा? थीटा होगा। वापस से समझें कि अगर ये स्पर्श बिंदु है, ये कौन सा बिंदु है मेरे भाई? अगर ये स्पर्श बिंदु है, अगर ये स्पर्श बिंदु है बेटा, और स्पर्श बिंदु से ये जो एंगल है अगर थीटा है, तो ये जीवा अगर थीटा बना रही है तो ऐसे टेढ़ी करने पर यहां जो एंगल बनेगा वो भी थीटा ही बनेगा। बस इतनी सी गणित याद रखनी है। कैसे बनेगा ये बात हम थोड़ा सा सोचने की कोशिश करेंगे। जैसे जैसे मैं आपसे ये पूछूं मेरे भाई कि ये जो एंगल है ये थीटा है, और आप मुझे बताना, आपको तो पता ही होगा, इतनी सी तो बात आपको पता ही है कि केंद्र से, ये जो सेंटर है, इस केंद्र से अगर मैं स्पर्श बिंदु को मिला दूं तो क्या पूरा एंगल 90 डिग्री का नहीं बनता? क्या आप बताइए, क्या पूरा एंगल 90 का बनता है? अगर 90 का बनता है और उसमें से ये थीटा है, तो आप बताइए क्या ये 90 माइनस थीटा नहीं होगा? और ये सेंटर है और ये इसकी त्रिज्या R,
तो यहाँ से भी मिला दूं तो ये भी त्रिज्या कहलाएगी। अगर ये 90 माइनस थीटा है इस त्रिज्या के सामने का, तो इस त्रिज्या के सामने का ये भी क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा होगा। हाँ या ना, होगा कि नहीं होगा? वापस से देखें मेरे भाई, ये जो एंगल है ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री होता है। क्यों? क्योंकि केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, और उसमें से ये हमने मान लिया थीटा है, तो ये जो बचा वो 90 माइनस थीटा होगा। और अगर ये 90 माइनस थीटा है और त्रिभुज की दोनों भुजाएं ये समान है, तो आमी सामी के कोण भी समान होते हैं, तो ये 90 माइनस थीटा होगा। और 180 में से अगर इन दोनों का योग घटा दूं बेटा, तो ये 2 थीटा बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? जो कोण ओ बनेगा बच्चे वो बनेगा 2 थीटा। अगर ये 2 थीटा है तो आप ध्यान से देखें मेरे भाई, ये जो जीवा है, ये जो जीवा AC, ये जीवा है AC, अगर ये सेंटर पर 2 थीटा बना रही है तो क्या ये पर्दी पर थीटा नहीं बनाएगी क्या? तो बस मैं यही चाह रहा था कि आपको ये बात समझ आ जाए कि अगर ये जीवा यहाँ से एंगल थीटा बना रही है तो इसे टेढ़ी कर दें तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, थीटा बनेगा। और ये भी ध्यान रख लेना कि अगर यहाँ थीटा बन रहा है तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा बच्चे वो हमेशा 2 थीटा ही बनेगा। ये इस बात का प्रूफ था और ये आपने देख भी लिया। ये 2 थीटा आता है। ये जो जीवा गई है ए से लेकर के बी तक, अगर ये एंगल थीटा बना रही है कहाँ से, यहाँ से, ये देख लें ध्यान से, इस बिंदु से, इन्होंने लिखा नहीं है, यहाँ से अगर ये थीटा बना रही है बच्चे, ये स्पर्श रेखा है, अगर ये थीटा यहाँ से बना रही है मेरे भाई, तो अगर इसे ऐसे टेढ़ी कर दें तो ये नहीं है टेढ़ी एग्जैक्टली, ये दूसरी है, पर ये समझाने के लिए मैंने बताया। तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो थीटा बनेगा और यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो 2 थीटा बनेगा। अतः केंद्र पर बना कोण पर्दी के बने कोण से दोगुना होता है, ये हम जानते हैं। तो यहाँ पर बनेगा 2 थीटा, यहाँ पर थीटा, और ये यहाँ पर भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। आपको ऐसा याद रखना है। और क्लियर है, ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे बच्चे स्पर्श किसी बिंदु से स्पर्श रेखा पर। क्लियर है, इस बात को थोड़ा समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। किसी बाह्य बिंदु से, जैसे थोड़ा सा समझेंगे, किसी बाह्य बिंदु से, जैसे हमने कोई सर्किल लिया, क्लियर है, और हमने क्या करा, उस सर्किल पर किसी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची। जैसे कोई सर्किल ले लिया और इस पर हमने क्या करा कि कोई बाह्य बिंदु ले लिया, ये कोई बाह्य बिंदु ले लिया, और इस बाह्य बिंदु से इस पर हमने स्पर्श रेखा खींची है। किस पे? सर्किल पे। ये खींच दी, एक रेखा ये खींच दी मेरे भाई, क्लियर है, और इसी से एक रेखा और, सॉरी, ठीक है, और इसी से एक और स्पर्श रेखा खींच दी मेरे भाई, क्लियर है। और इसकी लंबाई ज्यादा कम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, उसकी लंबाई ज्यादा कम हो उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें, इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया PA और इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने PB। ये इसका सेंटर पॉइंट है। आराम से देखेंगे, ये बिंदु है P जो कि वृत्त के बाहर स्थित है, और P से PA और PB हमने 2 स्पर्श रेखा खींची है। क्लियर है, इस बिंदु को हमने नाम दे दिया O। बहुत ध्यान से देख लेना, आप मुझे खुद बताइए कि O से A को मिलाऊं और O से B को मिलाऊं तो क्या यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री नहीं बनेगा क्या? क्यों? क्योंकि आपको पता ही है कि अगर किसी स्पर्श बिंदु को सेंटर से मिलाते हैं तो जो केंद्र क्रिएट, वो जो एंगल क्रिएट होता है बिंदु पर वो 90 डिग्री होता है। आपको ये भी पता है कि ये और ये बराबर है, मतलब है ये भी आर की है और ये भी आर की है। इतनी सी गणित आपको क्लियर है। अब मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूं मेरे भाई कि अगर हम यहां से, अगर यहां से इस बिंदु से इस बिंदु को मिला दें, क्लियर है, इस बिंदु को अगर इस बिंदु को मिला दें मेरे बच्चे, तो आपको एक त्रिभुज दिखाई देने लग रहा होगा, त्रिभुज PAO, त्रिभुज PAO एंड त्रिभुज PBO। इन दोनों त्रिभुजों पे हम थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं। अब आप मुझे खुद बताइएगा कि दोनों त्रिभुजों में एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है, क्योंकि कितने डिग्री का है, क्योंकि 90 डिग्री का है, ये आपको ही पता है। दूसरी बात, जो OA है वो OB के बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है तो ये त्रिज्या तो बराबर होती है। तीसरी बात, जो OP है वो OP के बराबर है, और ये कर्ण भी है दोनों त्रिभुजों में। कर्ण है कि नहीं है? कर्ण कैसे सर? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। अगर ऐसा है बच्चे तो अब मैं कह सकता हूं कि त्रिभुज PAO सर्वांग समय त्रिभुज PBO के, बोलो है कि नहीं है? कौन से नियम से? तो सर RHS से, राइट एंगल हाइपोटेनियस एंड साइड्स। RHS नियम से ऊपर वाला त्रिभुज नीचे वाले त्रिभुज के बिल्कुल सर्वांग सम है। बोलो है? अगर सर्वांग सम है बच्चे तो अब मैं गारंटी ले सकता हूं कि ये जो PA है
वो PB के बराबर होगी, जो AO है वो BO के बराबर होगी, और जो PO है वो PO के बराबर होगी। एक बात। दूसरी बात, जो एंगल P है वो एंगल P के बराबर होगा, एंगल A है वो एंगल B के बराबर होगा, और एंगल O है वो एंगल O के बराबर होगा। सर ये एंगल O के बराबर होगा मतलब ऊपरले त्रिभुज में एंगल O और निचले त्रिभुज में एंगल O ये आपस में बराबर होंगे। एंगल P के बराबर होगा मतलब है ऊपरला और नीचेला ये भी बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, धीरे धीरे समझ लेना मेरे भाई, जैसे अगर ये एंगल थीटा है, अगर मैं सिद्ध कर चुका हूं, पहली बात तो मैंने इन दोनों त्रिभुजों को कैसा सिद्ध कर दिया, सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। अगर मैंने सर्वांग सम सिद्ध कर दिया तब मैंने ये रिजल्ट दिए आपके लिए। ये जो रिजल्ट मैंने डिक्लेयर करे हैं ये शुरुआत में नहीं करे थे, ये बाद में करे हैं डिक्लेयर बच्चे, हाँ या ना। अब देखिए, अब मैं क्या कहने वाला हूं बच्चे कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। क्यों? क्योंकि एंगल P बराबर है एंगल P के, और ये एंगल तो 90 डिग्री है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं मेरे भाई कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो ये जो बचा एंगल है वो 90 माइनस थीटा होगा, और ये भी कितना होगा, 90 माइनस थीटा ही होगा। और अगर मैं पूछूं ये पूरा कितना होगा, तो ये पूरा होगा बेटा 180 माइनस 2 थीटा के बराबर। क्यों? क्योंकि ऊपरला हो गया 90 माइनस थीटा और नीचला हो गया 90 माइनस थीटा, तो पूरा मिलके कितना हो गया, 180 माइनस 2 थीटा के बराबर हो गया। एक बात क्लियर है मेरे भाई, नहीं समझ में आई क्या? मैं ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई कि अगर ऐसा है तो आप ये तो सिद्ध कर ही चुके, PA बराबर PB होगा, मतलब है P से A तक की दूरी बिल्कुल बराबर होगी सर P से B तक की दूरी, तो मेरी बात तो सिद्ध हो गई। इसके साथ साथ मैंने और क्या सिद्ध कर दिया कि ये एंगल है इस एंगल के बराबर होगा, और ये जो ऊपर वाला एंगल है ये इस एंगल के बराबर होगा, नीचे वाले के बराबर होगा। क्लियर है मेरे भाई, ये बात समझ में आ गई। ये थीटा है ये थीटा है, तो ये पूरा कितने का होगा, 2 थीटा का। अगर ये पूरा 2 थीटा का है तो ये जो कोण है ये वाला पूरा ये 180 माइनस 2 थीटा का होगा, हाँ या ना? आप नहीं समझ पाए मेरी बात, वापस से समझें। अगर ये पूरा 2 थीटा है तो ये जो पूरा होगा वो 180 माइनस 2 थीटा का होगा। इसका मतलब है इस कोण का और इस कोण का योग करूं तो वो 180 आना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि कोण O कंप्लीट प्लस कोण P कंप्लीट बराबर 180 डिग्री आना चाहिए। क्यों? क्योंकि कोण A प्लस कोण B ये भी तो 180 डिग्री है, 90 90, ये 90 और ये 90, हाँ या ना? तो आप देख सकते हैं POOB जो चतुर्भुज है उसमें 360 डिग्री बैठ भी रहा है। एक बात। दूसरी बात मैं तुम्हें और क्या सिखाने वाला हूं मेरे भाई, आप ये तो समझ ही गए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं। दूसरी बात एक और सीख लें आप, ये काम आएगी आपके, और ये पक्का काम आएगी, आप चिंता ना करें। ये हमने एक सर्किल ले लिया और हमने क्या किया, इस सर्किल पे बाहर किसी बिंदु से, जैसे ये बिंदु मान लिया बाय द वे, इस बिंदु से हमने स्पर्श रेखा खींच दी। क्लियर है? में कहीं तक जा सकते हैं हम, तो बस स्पर्श करा लेंगे एक बार। क्लियर है? और फिर हमने दूसरी स्पर्श रेखा खींची, ये तो हो ही गई, और उसके बाद फिर हमने दूसरी स्पर्श रेखा खींची। ठीक है, ये दोनों स्पर्श रेखा खींचने के बाद फिर हमने क्या करा मेरे भाई, ये इसका सेंटर पॉइंट है, जिसके बारे में आप सबको पता ही है, ये ऐसे मिला दिया और ये ऐसे मिला दिया, ये स्पर्श बिंदु है। अगर ये स्पर्श बिंदु है तो 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब हमने क्या करा बच्चे, अब हमने यहां से एक लाइन ऐसे मिला दी। क्लियर है? ये लाइन यहां से मिला दी। अब मैं तुमसे एक छोटी सी गणित पूछना चाहता हूं कि क्या आपको ये पता है कि अगर मैं यहां से इसे मिला दूं, ये भी आपको पता है, एंगल वगैरह के बारे में आपको पूरी नॉलेज हो ही गई अब तक कि एंगल अगर ये थीटा है तो ये भी कितने का होता है, थीटा का होता है, और ये कितने का था, 90 माइनस थीटा का, और ये भी कितने का था, 90 माइनस थीटा का, और ये जो पूरा था वो कितने का था, 90 का था, और ये पूरा था वो भी कितने का था, 90 का था। इतनी बात क्लियर है? हमने क्या करा बच्चे, हमने एक जीवा खींच दी। इस जीवा की लंबाई आप देख रहे होंगे, ये P है। आपको एक जीवा दिखाई दे रही होगी AB, आपको AB जीवा दिखाई दे रही है, हाँ या ना? अगर AB जीवा दिखाई दे रही है और ये सेंटर है तो आपको पता है यहाँ पर भी 90 डिग्री बनता है। बस आप इतनी सी बात याद रखें बच्चे, बहुत छोटी सी बात है कि अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा है, आपको पता है ये पूरा एंगल 2 थीटा है, तो अब मैं एक त्रिभुज बनाने जा रहा हूं OAB। ध्यान से देखना, पूरा एंगल 2 थीटा है वो तो अलग बात है, आपको ये मैंने अभी बताया था कि अगर ये पूरा एंगल 2 थीटा है तो ये जो एंगल होता था वो 180 माइनस 2 थीटा होता था। बताई थी कि नहीं बताई थी कि ये एंगल जो होगा वो 180 माइनस 2 थीटा होगा। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ
ए बी में। आप बताइए ये एंगल पूरा 2 थीटा है तो ये 180 माइनस 2 थीटा होगा, और त्रिभुज ओ ए बी के तीनों कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो बताइए क्या ये थीटा और ये थीटा नहीं होगा क्या? ये थीटा और ये 180 माइनस 2 थीटा, तभी तो तीनों मिलकर 180 के बनेंगे ना। समझ में आई? वापस से देखेंगे, ये पूरा एंगल 2 थीटा है, आधा एंगल थीटा आधा एंगल थीटा। अगर ये पूरा 2 थीटा है और ये 90 है और ये 90 है, ये तो 180 हो ही गए दोनों। ये हो गया 2 थीटा, तो ये जो बच गया कोण ओ ये होगा 180 माइनस 2 थीटा। इससे पहले वाले में भी मैंने बताया, अगर विद्यार्थी इस ओ ए बी में ये 180 माइनस 2 थीटा है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, तो आप याद रखना बच्चे ये वाला एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होता है। आप ये समझ गए? कभी जरूरत आप पड़े तो आप ये प्रूव कर देंगे। बस इतनी सी बात मुझे बतानी थी और मैंने ये बता दी। ये मैं कह चुका हूं, यदि किसी बिंदु P जो कि बाहर स्थित से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, हाँ या ना? इसमें मैं कुछ और अपनी तरफ से भी जोड़ दूं, अगर ये एंगल थीटा है बेटा तो आप ये भी ध्यान रखें ये एंगल भी थीटा होगा, ये दोनों एंगल समान होते हैं। और ये एंगल आपको पता ही होगा अब तो, ये 90 माइनस थीटा है और ये कितने का होगा? 90 माइनस थीटा का होगा। और ये पूरा मिलके कितने का होगा सर पूरा? तो ये पूरा होगा 180 माइनस 2 थीटा का, ये वाला पूरा 180 माइनस 2 थीटा का। क्लियर है? क्लियर है? ये 90 बनेगा ही क्योंकि ये कहाँ पे बना हुआ है? क्योंकि ये बना हुआ है स्पर्श बिंदु पर। क्लियर है मेरे बच्चे? और इसकी लंबाई के बराबर है, ऐसा आप जान चुके हैं। और पी ए बराबर है पी बी के, ये भी आपको पता लग चुका है क्योंकि दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम साबित कर दिए थे। अब हम आगे बढ़े मेरे भाई, धीरे धीरे आप समझते चलें। कोई सर्वांग सम करने के बाद मैं रिजल्ट दे चुका हूँ, ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो ये 90 माइनस अल्फा है, ये सारे रिजल्ट मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें कोई आपत्ति किसी को होनी नहीं चाहिए। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या आर है, ये ठीक है बच्चों। ये क्या कहना चाहता है देखें, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या आर है, क्लियर है? बिल्कुल आर है, ये आर है और ये भी आर है। इसकी जीवा की जो लंबाई है, इसकी लंबाई 2x है। हाँ ठीक है, तथा उसी वृत्त की एक जीवा। बच्चों हमने क्या करा है, यहाँ ए बिंदु से और बी बिंदु तक एक जीवा बना दी। क्लियर है? एक जीवा बना दी, किसी को इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यदि जीवा की लंबाई हमने 2x मान ली, ये हमने डी बिंदु मान लिया, ये कौन सा बिंदु मान लिया? डी बिंदु मान लिया, 2x है। इस वृत्त के बाहर स्थित बिंदु P से स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई हैं, तो जो PA की लंबाई है, अच्छा आपसे स्पर्श रेखा जो PA की लंबाई है वही PB की लंबाई होगी। इसका मतलब है आपसे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ ले। किसकी लंबाई पूछ ले बेटा? स्पर्श रेखा की लंबाई पूछ ले। स्पर्श रेखा की लंबाई होती है मेरे भाई RX बट्टे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, RX बट्टे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे निकाल लिए ये थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे ध्यान से। वो ये रहा, ऐसे हमने बना दिया और ये बना दिया। क्लियर है मेरे भाई? ये बिंदु हमने ए है जो कि 90 डिग्री बना रहा है, ये बिंदु ओ है और ये बिंदु क्या मान लिया? पी मान लिया। पी है ही दिख रहा है आपको। यहां से आपने एक जीवा डाली है जो कि कितने की है? ये एक्स की है। क्लियर है? ये थोड़ी देर के लिए मैं रोक लेता हूं। अब मैं तुमसे एक छोटी सी गणित पूछ रहा हूं मेरे भाई कि क्या ये एंगल जो है वो अल्फा है? ये एंगल कितना मान लिया इन्होंने? अल्फा मान लिया। ठीक है, तो मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूं कि ये त्रिभुज ओ ए बी जो है इसमें जो tan अल्फा होगा, क्या होगा? tan अल्फा। tan अल्फा होता है बच्चे लंब बट्टे आधार। तो इसमें आप खुद बताएं, ये तो भुजा होगी कर्ण और ये जो है वो आर दे रखी है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? tan अल्फा हो जाएगा पी ए अपॉन आर। कौन से त्रिभुज में? तो त्रिभुज ओ ए पी में। क्लियर है? अब मैं दूसरा त्रिभुज लेके आ रहा हूं, आप ये भी देख लें जरा ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा। ओ और ये रहा, इस बिंदु का नाम डी है और आपको पता है ये एक्स की है, और आपको ये भी पता है ये बिंदु ए है, और आपको पता है ये बिंदु ओ है, और ये जो एंगल है वो अल्फा है। बोलो है कि नहीं है? और आपको ये भी पता है कि ये आर की है। क्लियर है मेरे भाई? और यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस वाले त्रिभुज में, तो आप कहेंगे कि सर इस वाले त्रिभुज में जो tan अल्फा होगा वो लंब बट्टे आधार होगा, x बट्टे ओडी होगा, हाँ या ना? अगर ये समकोण त्रिभुज है तो इसमें जो ओडी है वो जो आधार है, आप जानते ही हैं कि समकोण त्रिभुज में जो आधार का स्क्वायर होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आधार की जो वैल्यू होगी बच्चे वो होगी अंडर रूट
आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, होगी कि नहीं होगी? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं मेरे भाई कि टेन अल्फा की जो वैल्यू है वो है एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं है? ये कितनी निकल के आई है ओडी? अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसे? उसी नियम से, पाइथागोरस प्रमेय से, आधार स्क्वायर बराबर क्या? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर से। क्लियर है? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं दोनों के टेन अल्फा को बराबर रख दूं मेरे भाई, तो आप देखेंगे कि पी ए अपॉन आर इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैंची गुणा करेंगे बच्चे तो जो पी ए की वैल्यू आएगी वो आएगी एक्स गुणा आर बटे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? पी ए की वैल्यू है। और आप ये समझ चुके होंगे कि पी ए की जो वैल्यू होती है बच्चे, एक्स क्या है? तो एक्स ए से लेकर के डी तक की लंबाई है। पी ए बराबर एक्स इंटू आर बट्टे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, या इसे बोल सकते हैं आर एक्स बट्टे, है ना, आर एक्स बट्टे भी बोल सकते हैं। आपको याद रखना है तो आर एक्स बट्टे अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर है मेरे भाई? अगर तुमसे स्पर्श रेखा की लंबाई पूछी जाए तब ये आपको करना है। आगे देखते हैं। हाँ, ये आपको याद रखना है डायरेक्टली। इसका प्रूफ बहुत लंबा है बच्चे, ये प्रूफ के चक्कर में मैंने दे दिया। मैं तुम्हें तीन बातें बता देता हूँ और ये आपको तीनों बातें याद रखनी है। जैसे पहली बात, जैसे देखेंगे ध्यान से, ये कोई सर्किल है और इस सर्किल में दो जीवाएं एक दूसरे को काट रही हैं, कहीं भी काट सकती हैं। ये पॉइंट पी है, सेंटर पे नहीं काट रही, कहीं भी काट सकती हैं। और मैंने इस जीवा की लंबाई दे दी ए बी और इस जीवा की लंबाई दे दी सी डी। एक केस तो ये है। दूसरा केस कौन सा है बच्चे? दूसरा केस ये है कि एक कोई बिंदु है बाहर, वहां से जीवाएं डाली पी ए और पी बी। जीवाएं कौन कौन सी है? पी ए और, ऐसे करो, ऐसे समझिए आप। दूसरा केस देखें, एक सर्किल है, वहां से इस सर्किल पे हमने दो छेदक रेखाएं डाली, छेदक रेखाएं, और ये ऐसे निकल गई होगी आगे कहीं, ओहो, और यहां से भी एक छेदक रेखा डाली। इस बिंदु को हमने ए नाम दे दिया और इस बिंदु को हमने बी नाम दे दिया, इस बिंदु को सी नाम दे दिया और इस बिंदु को हमने डी नाम दे दिया। और एक केस कौन सा बनता है बच्चों? एक केस बनता है ये वाला। जैसे इसमें एक तो क्या है, एक तो इसमें छेदक रेखा है और एक इसमें स्पर्श रेखा है। देखें, जैसे हमने एक सर्किल बना लिया और एक बाह्य बिंदु से एक तो छेदक रेखा खींच दी ऐसे, ये पी ए और ये पी बी, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा खींच दी, ये पी सी या पी टी, कुछ भी नाम दे देना, ठीक है। स्पर्श रेखा को नाम मैंने पीटी दे दिया, मान लो ये पीटी नाम दे दिया या पीसी नाम दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको इसमें करना क्या है बच्चों? आपको इसमें ये करना है, इसका रिजल्ट जो है वो क्या है बच्चे? पी से ए तक चलिए, या फिर आप इसके ऐसे याद रख लें, ए लिख लो, बी लिख लो, सी लिख लो और डी लिख लो। अब आप यहां बराबर का निशान लगा दो, ये पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी डी। ऐसे यहां करना होता है। कैसे? पी ए गुणा पी बी बराबर पी सी गुणा पी डी। ऐसे यहां करना होता है, पी ए गुणा पी बी। जैसे मान लो इसे सी बिंदु दिया मैंने, तो पी सी, अब गुणा पीढ़ी करने के लिए तो है नहीं, पीसी गुणा पीढ़ी करता है नहीं पीढ़ी, तो मैंने इसको भी पीसी ही बोल दिया। तो ये जो रिजल्ट निकल के आया बच्चे, वो आया पी ए इंटू पी बी। अब यहाँ पे पी ए कौन सा है? पी से ए तक की डिस्टेंस है। पी बी कौन सा है? तो पी से बी तक की डिस्टेंस है। पी सी कौन सा है? पी से सी तक की डिस्टेंस है। और पी डी कौन सा है मेरे भाई? पी से डी तक की डिस्टेंस है। क्लियर है? ऐसे ये है और ऐसे ही ये है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस बात का प्रूफ क्या हो सकता है, तो आप थोड़ा सा देख लें, समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं तो रटना तो है ही, और रटना ही है भैया पेपर में। अब मैं तुमसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं कि मैंने यहां से यहां तक इसे मिला दिया, रचना बनाई मैंने। क्लियर है? अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको सीबी एक चाप दिखाई दे रहा है? सीबी, सीबी चाप दिखाई दे रहा है। यहां से जो एंगल यहां बनेगा वो थीटा बनेगा, और उसी चाप द्वारा जो यहां एंगल बनेगा वो भी थीटा बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? और आप बताइए, ये एंगल और ये एंगल, ये शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर दो एंगल बराबर हैं तो या तो एंगल एंगल नियम लगा दो, या फिर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा भी नियम बराबर ही होगा। तो एंगल 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 नियम बना दिया। अगर ऐसा हो गया बच्चे, तो आप देखेंगे त्रिभुज, देखें ध्यान से, त्रिभुज पी ए सी सिमिलर है पी डी बी के।
हाँ है ना, किसके सिमिलर है? सिमिलर का मतलब समझते हैं, समरूप है। अगर समरूप है बच्चे तो मैं लिखूंगा पी ए अपॉन पी डी बराबर ए सी अपॉन डी बी बराबर पी सी अपॉन पी बी। लिखूंगा कि नहीं? पी ए बटे पी डी, ए सी बटे डी बी, पी सी बटे पी बी। अब जो ए सी और डी बी है ये तो है ही नहीं, ये तो मैंने बनाई है। तो आप देखेंगे बच्चे, मैंने अगर इन दोनों को बराबर रख लिया, पी ए अपॉन पी डी बराबर पी सी अपॉन पी बी, तो आप देखेंगे कैंची गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आया वो आया पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी के। बोलो रिजल्ट आया कि नहीं आया? लेकिन हमें इस रिजल्ट से कोई लेना एक न देना दो, हमें डायरेक्ट याद रखना है पी ए पी बी पी सी पी डी। फिर से देखें, पी ए मतलब यहां तक की दूरी, पी बी मतलब है यहां से वहां तक पूरी दूरी, पी सी मतलब है ये दूरी, और पी डी पी से लेकर के डी तक की दूरी। ऐसे यहां देखेंगे, ये अगर बिंदु पी है तो पी ए और फिर पी बी और पी सी, पी डी नहीं है तो इसीलिए हमने इसे पी सी का स्क्वायर कर दिया। कई लोग इसे पी टी कह देते हैं, अगर वो टेंजेंट टी मानता है तो वो पी टी स्क्वायर बोल देगा, कौन सी बड़ी बात है। हमने सी मानी है तो हम सी लिख लेते हैं। आप ये चित्र अपनी आंखों में याद रख लेना, कोई फायदा नहीं होगा इनको रटने से, आप चित्र ध्यान में रख लेना और आपका काम बन जाएगा। क्लियर है मेरे भाई? और देखेंगे अगली बात क्या है। बाह्य बिंदु पी से छेदक रेखा, तो ये मैंने बता दिया पी ए पी बी पी सी पी डी, ये भी मैंने बता दिया, इसका प्रूफ भी बता दिया पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी। क्लियर है? इसका प्रूफ भी मैंने बता दिया। हाँ एक चीज देख लें बच्चे, चार केस बनते हैं, चार केस बनते हैं स्पर्श रेखा पर। इन चीजों को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, 5 मिनट की बात है। स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा का मतलब आप समझ लें मेरे भाई ध्यान से, स्पर्श बिंदु जरा भी टच हो गई तो वहां बिंदु आ जाएगा, और बिंदु आ गया तो समझ लीजिए वो स्पर्श रेखा ही हो गई। क्लियर है? पहला केस क्या बन सकता है? तो पहला केस देखेंगे आप, केस फर्स्ट, जब दो सर्किल दूर दूर रखे हैं, दो सर्किल दूर दूर रखे हैं, तो ऐसी कितनी स्पर्श रेखाएं जो इनके बीच में बन सकती हैं। क्लियर है? पहला केस। दूसरा केस, जब दो सर्किल ऐसे टच कर रहे हैं, चिपक के रखे हैं। क्लियर है मेरे भाई? दो सर्किल चिपक के रखे हैं। तीसरी, जब दो सर्किल ऐसे रखें, और चौथा केस बनता है मेरे भाई जब दो सर्किल इंटरनली ऐसे टच कर रहे हैं। ये चार केस बनते हैं, चारों केसों को ध्यान से देखेंगे। जब दो वृत्त एक दूसरे को पास रखें, जैसे ये दोनों वृत्त एक दूसरे से चिपक के रखें, तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कॉमन है? कॉमन है, जैसे ये और ये, एक स्पर्श रेखा ये कॉमन है, दोनों में खिंच जाएगी, एक ये खिंच जाएगी, दोनों को टच करेगी, एक और एक ये खिंच जाएगी, ये खुद ही खिंच जाएगी, कोई नहीं भी खींचेगा तो भी ये टच करेंगे, टच करते ही स्पर्श बिंदु आएगा, और स्पर्श बिंदु आते ही स्पर्श रेखा आएगी। तो आप देखेंगे कि जो मैक्सिमम स्पर्श रेखाएं वो तो 3 है। कैसे? एक ये रही, एक ये रही, और एक ये रही। इन 3 से ज्यादा आप नहीं खींच सकते, आप कितनी भी कोशिश कर लेना, आप 3 ही खींच सकते हैं, और मिनिमम एक आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो स्पर्श रेखा है, ये वाली जो स्पर्श रेखा है बच्चे, ये जो बीच में स्पर्श रेखा है, ये आप नहीं भी खींचना चाहोगे तो भी खींचेगी, क्योंकि चिपकते ही स्पर्श बिंदु का वजूद आ जाएगा, और स्पर्श बिंदु आते ही स्पर्श रेखा आ जाएगी। तो ये तो आप अगर नहीं भी खींचोगे ना तो भी खींचेगी। तो इसका मतलब है मिनिमम स्पर्श रेखा कितनी आ सकती है? 1, और मैक्सिमम 3, 3 से ज्यादा नहीं खींच सकते। केस 2, जब दोनों वृत्त एक दूसरे से दूर रखे हों, जैसे ये वृत्त रखा है और एक फिर, तो आप देखेंगे इसमें आपको खींचनी पड़ रही है। एक स्पर्श रेखा ये हो गई, दूसरी स्पर्श रेखा ये हो गई, और तीसरी स्पर्श रेखा ऐसे जो कि कॉमन है, दोनों को टच कर रही है, और चौथी ऐसे जो कि दोनों को टच कर रही है। आप समझ पाए मेरी बात? ठीक है। और मैक्सिमम कितनी खींच सकते हैं? 4। और मिनिमम कितनी खींच सकते हैं? तो मिनिमम मतलब है दोनों एक दूसरे से दूर रखे हैं और आप खींचना नहीं चाहते तो अपने आप थोड़ी खींच जाएगा। इसका मतलब है मिनिमम 0 भी हो सकती हैं, लेकिन इस केस में आप नहीं चाहते थे, उसके बावजूद भी खिंच जाती थी। इसका मतलब है यहां तो मिनिमम 1 आएगा ही आएगा, लेकिन यहां पर मिनिमम 0 भी आएगा। क्लियर है? तीसरा केस देखेंगे, जब वृत्त एक दूसरे को काटें, जब वृत्त एक दूसरे को काटें मतलब इसके ऊपर ये ओवरलैप कर रहा है, तो एक तो ये खिंचेगी और एक ये खिंचेगी, 2 ही खिंचेंगी। मैक्सिमम कितनी खिंचेंगी बेटा? 2 खिंचेंगी। और मिनिमम
मिनिमम तो आप एक भी मत खींचिए, तो मिनिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखें दोनों वृत्त एक दूसरे को अंदर से टच करें, जैसे ये कर रहा है, तो आप देखें स्पर्श बिंदु का वजूद आ गया टच करते ही। तो आप खींचें चाहे नहीं खींचें, एक तो पक्का खींचेगी, और आप चाह के भी कितनी खींच सकते हैं, तो एक खींच सकते हैं। इसका मतलब है मैक्सिमम कितनी आ सकती हैं, तो मैक्सिमम एक आएगी। और मिनिमम कितनी आ सकती हैं, तो मिनिमम का मतलब है जिस पर मेरा वश नहीं है, ये तो खुद ही बन जाएगी। क्यों, क्योंकि टच होते ही ये काम हो जाएगा। इसका मतलब है मैक्सिमम स्पर्श रेखा आएंगी एक, और मिनिमम आएंगी एक। और इस वाले केस में मैक्सिमम 2 आएंगी और मिनिमम 0 आएंगी। क्लियर है मेरे भाई, आपको ये चारों याद रखने हैं। एक केस ये भी था जब दूर दूर रखे थे, तो 1 2 3 और 4, मैक्सिमम 4 आएंगी और मिनिमम में तो आप मत खींचिए तो 0 आ जाएगी। और जब केस ऐसा है जब दोनों चिपक के रखे हैं, तो एक तो अपने आप ही खिंच गई, 2 और 3, मैक्सिमम 3 आ सकती हैं, और मिनिमम में आप नहीं भी चाहोगे तो भी आएगी एक, तो है ना। क्लियर है मेरे भाई, आप चारों केसों से परिचित हो लिए होंगे। अब आप छोटी सी एक और चीज देख लें, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा और सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। क्लियर है, क्लियर है मेरे भाई। जैसे देखें दो सर्किल है, मैं बना देता हूं, अच्छा लगेगा उससे बनाएंगे तो, और तो कुछ नहीं है, कैसे भी बना लो अन्यथा। क्लियर है, ये दो सर्किल हमने खींच लिए। अब मैं तुमसे एक छोटी सी गणित ये पूछ रहा हूं, जैसे ये इसका सर्किल है और ये इसका सर्किल है। इसकी रेडियस हमने मान ली है R1 और इसकी रेडियस हमने मान ली है R2। और ये जो डिस्टेंस है ये दोनों सर्किलों के बीच की दूरी है। इसे मैंने C1 नाम दे दिया, इसे C2 नाम दे दिया। तो अब मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि यहां से और यहां तक की जो दूरी है बेटा, इसे कहलेंगे सीधी स्पर्श रेखा। सीधी स्पर्श रेखा। अगर मैं सीधी स्पर्श रेखा, इसे कोई नाम दे दो, आप कोई भी नाम दे दो, पी क्यू नाम दे दिया मैंने। अगर सीधी स्पर्श रेखा पी क्यू की लंबाई अगर आपसे कोई पूछी जाए, तो पी क्यू की लंबाई होती है बच्चे √C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। क्लियर है। अब मैं तुमसे पूछूं सर इसमें R1 क्या है, तो R1 है एक वृत्त की त्रिज्या, और R2 क्या है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या। C1 C2 क्या है सर, तो C1 C2 है दोनों केंद्रों के बीच दूरी, दोनों केंद्रों के बीच दूरी। क्लियर है मेरे भाई, दोनों केंद्रों के बीच दूरी, दोनों केंद्रों के बीच दूरी आपको दे रखी होगी, तो आप पी क्यू की लंबाई मतलब है जो सीधी स्पर्श रेखा है उसकी लंबाई आप निकाल सकते हैं। दूसरा केस क्या बनता है बच्चे, दूसरा केस ये बनता है मेरे भाई, जैसे आपने एक सर्किल ले लिया, जैसे आपने एक सर्किल ले लिया और सेम सर्किल एक और ले लिया, एक और सर्किल ले लिया। अब आपने क्या किया कि ये जो बिंदु है, देखेंगे ध्यान से, ये जो बिंदु है बच्चे और ये जो बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को आपने मिला दिया। क्लियर है, तो ये जो पी क्यू है, या फिर एस इससे इसको मिला सकते हैं, दोनों एक ही बात है ना। पी क्यू है, दोनों एक ही बातें है ना। अगर आपको जैसे यहां पर ऊपर ये बनी थी तो नीचे भी तो बन सकती थी, तो ये भी दोनों एक ही बात थी, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, या आप ये ले लें चाहे आप ये ले लें। अगर आपको तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा चाहिए, टीसीटी जिसे बोलते हैं, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, आपको ये डायरेक्ट ध्यान रखना है मेरे भाई। इसके प्रूफ से क्या करोगे आप, तिर्यक उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा अगर आपको चाहिए बच्चे, तो आपको करना क्या है, आपको बस वही फॉर्मूला लगाना है, C1 C2 का स्क्वायर, C1 C2 का स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का स्क्वायर। वहां पर यहां पर जो प्लस का निशान है वहां माइनस का निशान था, क्योंकि ये माइनस जैसा निशान है और ये प्लस जैसा निशान है, तो यहां पर प्लस आएगा। क्लियर है मेरे बच्चे, एक बात आप याद रखना, ये ध्यान रख लेना फॉर्मूले, C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 स्क्वायर, और C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर। बस इतनी सी बात है, तिर्यक उभयनिष्ठ रेखा और सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, ये कॉमन है, मतलब इसकी और इसकी दोनों की कॉमन है, और ये भी इसकी और इसकी दोनों की कॉमन है। तीसरी बात एक मेरी तरफ से याद रख लेना आप, जैसे दो सर्किल हैं, जैसे एक सर्किल ये रहा और एक सर्किल ये रहा, क्या दिक्कत है भाई, पता नहीं क्या है। देखें
एक छोटी सी बात देखें मेरे बच्चे, एक सर्किल ये, ठीक है, और एक सर्किल ये जो कि एक दूसरे से चिपक के रखे हैं। क्लियर है मेरे भाई? और ये जो बिंदु है, ये बिंदु और ये बिंदु, ऐसे ये स्पर्श रेखा है। क्लियर है? इससे इससे मिला दिया और इससे इससे मिला दिया। आप देख लें, दो सर्किल हैं, दोनों सर्किल एक दूसरे से चिपक के रखे हैं, इन दोनों को ऐसे मिला दिया तो यहां जो एंगल बनता है वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। क्लियर है मेरे भाई? अगर दो सर्किल हैं, दोनों को चिपक के रख दिया और फिर इनको ऐसे करके अगर मिला दिया जाता है बच्चे, तो यहां पर जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? तो वो हमेशा 90 डिग्री का बनता है। इतनी सी बात आप याद रख लेना, आपको याद रह जाए तो। देखते हैं चीजें क्या कहती हैं। सीधी स्पर्श रेखा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मैं आपको बता चुका हूं, ये जो पी क्यू है वो सीधी स्पर्श रेखा है। ऊपर बनने की जगह ये नीचे भी बन सकती है, जैसे कि ये बनी है के एल, कोई बात नहीं उसकी, है ना। केंद्रों के बीच दूरी का स्क्वायर माइनस त्रिज्याओं के अंतर का स्क्वायर, C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। C1 C2 क्या है बच्चे? केंद्रों के मध्य की दूरी है। दूसरा नियम क्या कहता है? ये रहा ट्रांसवर्ट कॉमन टेंजेंट, तिर्यक स्पष्ट रेखा। तिर्यक स्पष्ट रेखा कैसे? जैसे तिरछी है, जैसे ये स्पर्श बिंदु और ये स्पर्श बिंदु, या तो ये पी क्यू ले लो या फिर ये के एल ले लो, एक ही बात है ना, पी क्यू या के एल एक ही बात है। C2 C1 C2 स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 स्क्वायर, बस एक इतना सा ही अंतर है। और ये केंद्रों के मध्य की दूरी है C1 C2। आप ये थ्योरी समझ गए होंगे बच्चे, और मैं आपसे उम्मीद ये करता हूं कि आप पूरी थ्योरी पढ़ लें, और कल की जो क्लास होगी बच्चों उसमें हम काम कराएंगे सवालों पर। तो आपसे निवेदन यही है कि आप थ्योरी को कंप्लीट पढ़ लें। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।